हाँ, सो हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे। तो क्या क्या देखा हमने, अगर स्टार्टिंग से बात करें, क्विक रिवीजन देख लेते हैं, पावर गया था। ओके, सो क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले से 5D, जो हमारा डी ब्लॉक की 5D सीरीज है, उससे ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, 4D की, और उससे भी ज्यादा किसकी है, 3D की, मतलब 3D की सबसे ज्यादा है, वो देखा। फिर हमने देखा क्या कि कई ऐसे मेटल्स है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ओके, नॉन रिएक्टिव मतलब नॉन रिएक्टिव तो नहीं बोलेंगे, बट वेरी वेरी रेयरली उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। वो कौन कौन से है, Ag, Au, ऑस्मियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ओके, तो सिल्वर, गोल्ड, ऑस्मियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, ये जो है वो, और उनको क्या नाम दिया है, नोबल ट्रांजिशन मेटल्स और नोबल मेटल्स। ओके, वो हमने उनको नाम दिया है, ठीक है। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी की। तो रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो सभी लोग रेफरेंस में, मतलब रिलेटिव में केमिकली रिएक्टिविटी शो कर रहा है। मतलब जैसे कि पहले का ज्यादा, फिर दूसरे का उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, वैसे बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के। पहले का कम है, कोई केमिकल के साथ रिएक्टिविटी कम है, तो दूसरे का उससे भी कम, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम। तो ये एक रेफरेंस में, मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं होता वैसे, किसी के रेफरेंस में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वैसा हमें मिलता है। लेकिन वहां पे एक्सेप्शन है क्या, कॉपर ये रिलेटिव रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और पर्टिकुलर कंपाउंड्स में टिटेनियम और वेनेडियम भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। डन, ओके, चलो आगे देखते हैं। जो हमने देखा वो क्या, द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, एंड exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H plus, though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like hydrogen is sometimes slow। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर, आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव, बाकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर। ओके, ये लोग तो रिलेटिव रिएक्टिविटी की बारे में हमने बात की, लेकिन अगर सबकी बात करें, सबकी, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर। और ये जो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करता है, वो ये करता है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है, मोर रिएक्टिव एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोलर से H+। 1 मोलर H+ मतलब HCl लिया है तुमने, तो H+ और Cl-, तो वो HCl का सॉल्यूशन अगर वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो उसमें से जो H+ निकलेगा वो भी कितना होगा, 1 मोलर H+। वैसे तो 1 मोलर H+ है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, दो the actual rate which these metals react with oxidizing agent like hydrogen ion is sometimes slow। मतलब कि जो रेट है ना, रिएक्टिविटी का रेट है वो स्लो हो सकता है, लेकिन रिएक्टिविटी है ज्यादा। रेट स्लो हो सकता है मतलब टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऐसा बोल रहे। रिएक्टिविटी ज्यादा है लेकिन समटाइम टाइम ज्यादा लेगा। टाइम ज्यादा लेगा मतलब रेट क्या है, स्लो है। डन, समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल दिखवाया है टिटेनियम एंड वेनेडियम। टिटेनियम एंड वेनेडियम इन प्रैक्टिस आर पॉजिटिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट रूम टेम्परेचर। तो जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है, उनको डाइल्यूट कर सकता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि अगर टिटेनियम और वेनेडियम को तुम डालोगे, टिटेनियम और वेनेडियम को तुमने एसिड में डाल दिया, तो वो रिडक्शन करेंगे। ओके, एसिड में डाला तो वहां क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। मतलब एसिड में क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, टिटेनियम और वेनेडियम की, तो उसको हमने एसिड में डाल दिया, HCl है हमारे पास। ओके, तो HCl है तो क्या है, H+ और Cl-, ऐसा है। तो इनको अगर हम डाल देंगे तो वो रिडक्शन कर देगा। सो H+ को सपोज एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, H+ को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब माइनस होगा, तो प्लस का माइनस होगा तो एक हो गया ना। डन, ये H बन गया। वैसे ही दूसरा है, उसका भी रिडक्शन हो गया, तो वो भी क्या बन गया, H, और ये दोनों इकट्ठा हो गए और बन गया H2। ओके, तो टिटेनियम और वेनेडियम को तुम एसिड्स में डालोगे, सो उस केस में टिटेनियम एंड वेनेडियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि अंदर वाले का रिडक्शन कर रहे हैं, इसलिए। तो हाइड्रोजन गैस तुम्हें देखने को मिलेगा।
लेकिन बाकी कोई मेटल डालोगे, मतलब यहाँ की ट्रांजिशन मेटल बाकी कोई डालोगे तो ऐसा कोई हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा नहीं। ओके, और वहां कॉपर के केस में तो एकदम उल्टा ही है, यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। क्या क्या देखा हमने, पहले 3D सीरीज की बात की, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है कंपेयर टू 5D एंड 4D। ओके, फिर हमने नोबल मेटल्स की बात की। डन, नोबल मेटल्स की बात की। उसके बाद हमने बात की कि ये जो पूरी की पूरी 3D डी ब्लॉक की जो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है, उसमें रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन कौन है, कॉपर। उसमें रिलेटिव रिएक्टिविटी देखने को मिलती नहीं है। कॉपर के केस में क्या है, कॉपर के केस में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन उसका रेट कभी कभी स्लो हो जाता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ हम बात करें टिटेनियम एंड वेनेडियम की, तो टिटेनियम और वेनेडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या, वो दूसरे का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो अगर एसिड में डालोगे तो H+ का रिडक्शन कर दिया, मतलब H2 गैस निकलेगा। ये H2 गैस निकलेगा, ये PyQ है। ओके, मतलब ऐसे ही पूछ लिया, एसिड है और उसमें तुमने टिटेनियम और वेनेडियम डाल दिया तो H2 गैस निकलेगा या नहीं निकलेगा। ओके, लेकिन उसके पहले ऐसे बताया होगा क्या कि भाई अगर एसिड है उसमें मैं क्रोमियम डाल रहा हूँ तो H2 गैस निकल रहा नहीं है। क्या मैं टिटेनियम और वेनेडियम और फिर बोल दिया कि अगर मैं टिटेनियम डालूं तो H2 गैस निकलेगा, तो सोचोगे अरे ये भी फर्स्ट सीरीज का डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, क्रोमियम डाला तो नहीं निकला, तो भाई वेनेडियम डालूंगा तो क्यों निकलेगा, लेकिन निकलेगा। डन। तो ऐसे जो एक्सेप्शन है उसी में से एमसीक्यू निकाल लेते हैं एक एक मार्क्स के। ओके चलो, फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये तो हमने देख लिया है। देन द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज M+2 से M, वो जो हमने देखा था वही ग्राफ। ओके, क्या था, इंक्रीजिंग हो रहा था ना, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर वापस मैंगनीज नीचे आ रहा था, याद है, फिर वापस ऊपर जा रहे थे, फिर फेकोनी थोड़ा सा, वो दो वैल्यू थी ना, प्रैक्टिकल वैल्यू और से मेजर्ड वैल्यू, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू और जो कैलकुलेशन हमने डेल्टा जी वाले फॉर्मूला से निकाला था वो ई सेल। ओके, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला से निकाला था, डेल्टा H - T डेल्टा S, और दूसरा -NF ई सेल, वो दोनों को कंपेयर करके ई सेल निकाला था, वो कैलकुलेटेड वैल्यू थी। और दूसरा जो था वो क्या था, प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमने पूरा एनोड कैथोड लेकर अगर देख लिया पोटेंशियोमीटर में कि कितना पोटेंशियल आ रहा है। ओके, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल मिल रहा था, वो प्रैक्टिकल, और वो गिन कर करा वो कैलकुलेटेड। दो किए थे, एक को ट्रायंगल के तौर पे दिखाया था, दूसरे को रेक्टेंगल। अरे इतना क्यों बोल रहा हूँ, ये रहा यार, हाँ ओके ये रहा। डन। ओके, सो ये हमने देखा था ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर हमने देखा कि टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ऊपर जा रहा था, फिर मैंगनीज नीचे आ रहा था। क्यों मैंगनीज नीचे आ रहा था, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हाफ फील्ड थी, हाफ फील्ड थी तो वो इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात करेगा नहीं, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल है तो फिर क्या है, वो रिडक्शन उसका कम होगा। ओके, इसीलिए नीचे आ गए, फिर वापस ऊपर जा रहे हैं। फिर फेकोनी जो आ रहा था, आयन, कोबाल्ट एंड निकल। ओके, तो उसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो तो ऊपर थी, लेकिन पर्टिकुलरली आयन से जो कोबाल्ट जा रहा है वो वापस नीचे जा रहा था, वो भी हमने देखा था। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो फेकोनी वाले हैं उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जा रही थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सब केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन पर्टिकुलरली निकल के केस में भी अगर हम देखें या फेकोनी के केस में देखें तो क्या हो रहा था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और वो वाली एंथैल्पी मतलब कौन सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम करे, वो सम ज्यादा था जनरली हाइड्रेशन एंथैल्पी से। लेकिन इन लोगों के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू देम। ओके, तो ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई, ज्यादा एनर्जी निकल गई मतलब स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए मतलब रिडक्शन करेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा ऐसे डाउनग्रेड टाइप ऐसे नीचे आया, और ये भी ऐसे ऊपर नहीं गया, और थोड़ा सा ही बढ़ा, और ऑलमोस्ट सेम रहा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगेन वापस कॉपर की बात करें तो कॉपर एकदम 0 से भी ऊपर चला गया, 0.5 चला गया, 0.34 चला गया। डन, वो ऊपर चला गया। तो वो ऊपर क्यों चला गया, वो तो हम देख ही रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देखी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखी, और अगेन ये जो सम आ रहा था हाइड्रेशन एंथैल्पी का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में वो बहुत बहुत ज्यादा था। ओके, और जिंक के केस में वापस क्या था, 3D10 आ गया है, 3D10 आ गया है तो क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल है तो वो रिडक्शन करेगा नहीं। ये हमने देखा था। बुक में वर्डिंग क्या यूज किए थे, बुक में वर्डिंग यूज किए थे कि अगर से टिटेनियम वेनेडियम, तो टिटेनियम के लिए मैंने डेल्टा IH1 निकाला, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्लस डेल्टा IH2 मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों का सम किया किसके लिए, टिटेनियम के लिए। अप्रोक्सीमेट आंसर आया सपोज 500 किलो जूल। ओके, फिर इसका किया तो इसके लिए भी किया डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम किया वेनेडियम के लिए। ये 500 था तो ये क्या हो गया सपोज 600। फिर आगे करेंगे और तो क्या आएगा 700, 800, मतलब ये जो वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही कैसे बढ़ रहा है, जैसे ही हमारा स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाए और कॉपर की तरफ जाए, सो जैसे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है वैसे ही ये बढ़ता जा रहा है। और बुक के वर्ड के लैंग्वेज में बोले तो जैसे हमारा ये बढ़ता जा रहा है वैसे ही हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। लेस नेगेटिव होती जा रही है मतलब पॉजिटिव की साइड जा रहा है, मतलब कि बढ़ रही है। डन, ये देखा था हमने, वही चीज वापस बता रहे हैं। ओके, so indicate a decreasing tendency to form divalent cations across this series. Okay, so cation बनेगा नहीं, मतलब cation बनने की जो क्या है, कैटायन बनने की, कैटायन कब बनेगा, प्लस बनेगा ना, प्लस होगा तो कैटायन। तो यहाँ पर तो क्या है, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, M+2 में से M बनेगा, और यहाँ पे हम M+2 बनाने की बात कर रहे हैं। M+2 में से M बनने का ओवरऑल क्या हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जनरल ट्रेंड देखे तो क्या था, Sc से जिंक तरफ जाए तो ओवरऑल रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब रिडक्शन ज्यादा होगा। रिडक्शन क्या होगा, जिंक और स्कैंडियम की कंपेयर करें तो जिंक का रिडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिडक्शन ज्यादा होगा मतलब क्या, M+2 से M ज्यादा होगा, तभी तो वही तो रिडक्शन हुआ। M ज्यादा होगा ना कि M+2। डन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैटायन की बात कर रहे हैं। तो अगर M+2 में से M बनने का ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। M+2 में से M होने का ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उल्टा M में से M+2 बनने का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही बोल रहे हैं, M में से M+2 मतलब कैटायन बन गया। तो अगर ये M+2 में से M, ओके, M+2 में से M बनना, ये कैसे बनेगा भाई, M+2 थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन गया क्या, M। डन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो रिडक्शन बढ़ता जा रहा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही थी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही थी और बुक की लैंग्वेज में लेस नेगेटिव होती जा रही थी। ओके, तो हम कह क्या सकते हैं कि M+2 में से ये दोनों की कंपेयर करें तो कौन M+2 में से M जल्दी हो जाएगा, तो कौन जल्दी हो जाएगा, जिंक जल्दी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे जिंक टू और ऐसे जाएंगे, मतलब जिंक टू स्कैंडियम जाने की बात नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर हम M+2 में से M जाएंगे तो यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ रहा है। तो अगर हम M से M+2 की बात करें तो अगेन स्कैंडियम टू जिंक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। डन। तो वही लिखा हुआ है, M+2 मतलब क्या, कैटायन हुआ ना। ओके, तो वो डिक्रीजिंग है, समझ में आया। फिर से पढ़ता हूं सेंटेंस। The electrode reduction potential values for M+2 to M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. आगे समझ लिया। ओके, ये समझ लिया तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डायरेक्टली पूछ लेंगे इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तुम्हें पता है ये, हाँ ये हमने किया था। डन। ओके, चलो। So this general trend towards the less negative electrode reduction values is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpies.
ये जो मैंने बोला वही है। ये क्या है, ये 500 आया है, 600 आया, फिर 700 आएगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और लेस नेगेटिव होती जा रही है। ओके, डन। अच्छा चलो नेक्स्ट, वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड, मतलब वो ये भी हमने देख लिया था ना वही ग्राफ में, मैंगनीज हाफ फील्ड था, स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल कम आ गया था। जिंक स्टेबिलिटी ज्यादा है, 3d10 था, ये 3d5 था मैंगनीज, वो 3d10 था, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, हम देने वाले हैं ना उसको, रिडक्शन करवाने वाले हैं, वो लेगा नहीं, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये तो हमने देखा ही था। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। Mn+2 and completely filled D shell zinc are related to their E values. For nickel की बात करें तो उसके लिए वैल्यू इज रिलेटेड टू हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वही बात की थी कि निकल के केस में क्या हो जा रहा है, ऐसे तो फे को नी और फे भी नहीं, को और नी, कोबाल्ट और निकल के केस में क्या हो जा रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा निकल जा रही है कंपेयर टू दिस। ये जो सम है, 3 एंथैल्पी की बात की थी हमने, 3 नहीं एक्चुअली ज्यादा एनर्जी की बात की थी। कौन सी, सॉलिड, फिर सॉलिड में से अगर गैस में आ गए तो सब्लिमेशन, गैस में नहीं आए तो सॉलिड में से लिक्विड में आए तो फ्यूजन, लिक्विड में से गैस में आए तो वेपोराइजेशन एंथैल्पी, और फिर गैसियस में से फिर जा रहे हो तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बीच में आएगी। फिर एटम बन गया गैसियस स्टेट में, अब एनर्जी दे रहे हो तब जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होगा। डन, तो वो सब हमने देखा था पहले ही वो बनाकर। मेनली हमने बात की थी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड इज कंपेयर किसकी की थी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से। सो अगर जनरल ट्रेंड में क्या है, ये सम ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से जनरल ट्रेंड में, लेकिन निकल और से कोबाल्ट और निकल के केस में कैसा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू दिस टू। ओके, सम ऑफ दिस, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, एंथैल्पी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई, ज्यादा एनर्जी निकल गई मतलब स्टेबल बन गया, स्टेबल बन गया मतलब वो बुखार वाला बच्चा सो गया था ना बेंच पे, वैसे सो गया। डन। वो वीडियो को देखा कि ये सर क्या बार बार ऐसे कर रहे हैं पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ज्यादा एनर्जी निकल गई तो क्या होगा कि स्टेबल ज्यादा हो जाएंगे, स्टेबल ज्यादा हो गए तो अगेन रिडक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए निकल के वैल्यू लेस आती थी। ये सब हमने देख लिया है ऑलरेडी। ओके, तो वही रिपीटेशन है। An example of electron reduction values for the redox couple। अब देखो ये दूसरी की बात है, ये कौन सा था, M+2 से M था, और ये अब किसकी बात कर रहे हैं, जो दूसरा टेबल, दूसरा ट्रेंड, दूसरी थ्री जो हमने देखी थी वो M+3 में से M+2 एक इलेक्ट्रॉन लेने की बात है। ओके, सो उसकी बात करें, shows that Mn+3 and cobalt+3, ये याद रख लेना, Mn और कोबाल्ट, Mn एंड कोबाल्ट +3 ये लोग कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस इतना याद रखना है। ये दोनों कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। ओके, और खुद का रिडक्शन। ओके, और अभी हमने पढ़ा क्या, टिटेनियम वेनेडियम। ये देखो, ये आयंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वियस सॉल्यूशन। द आयंस ऑफ टिटेनियम वेनेडियम एंड क्रोमियम आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी बताया था ना। ओके, कहां गया वो, निकाल दिया, ये बताया था ना, टिटेनियम एंड वेनेडियम। सो टिटेनियम और वेनेडियम को अगर हम डालेंगे, ये डाला हुआ है ना HCl। ओके, सो टिटेनियम और वेनेडियम को अगर हम HCl में डालेंगे तो हमने बताया ना क्या, H2 गैस रिलीज होगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग, उसका रिडक्शन हुआ इन लोगों का। तो ये करवाया किसने, ये लोग ने, टिटेनियम वेनेडियम में, तो वो लोग क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने क्या बोला कि मैंगनीज और कोबाल्ट +3 वाले जो आयंस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे उल्टा वो तो हमने पहले ही बता दिया ना मैंने तुम्हें। ओके, क्या कि ये लोग कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे अगर एसिड में डाला तो वहां पर कौन है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम भी लिया हुआ है। ओके, Ti+2 V+2 एंड C, तीनों के तीनों +2 है। ओके, तीनों के तीनों क्या है, +2। तो ये जो हमारा लिखा हुआ था ना TiVCr, ये तीनों के तीनों, दिस थ्री +2 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दोनों कौन, कहां गया, Mn और कोबाल्ट +3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये दो सेंटेंस याद रखना है।
ओके चलो, agent and will liberate hydrogen ion from the dilute acid. That how it will liberate, that we have discussed already, like this. Okay, understood? So that's all for the theory. इतनी ही थी theory. Okay, लेकिन बीच में पावर गया तो हमारा टाइम ज्यादा हो गया. समझ गए क्या हमने पढ़ा थियरी में? ओके, पहले से फास्टली रिवाइज कर लेते हैं. क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे हम, तो केमिकल रिएक्टिविटी. ओके, सो केमिकल रिएक्टिविटी 5D जो हमारा पूरा ब्लॉक है उसमें 5D जो है उससे ज्यादा 4D वाले एलिमेंट्स की है, और 4D की जो केमिकल रिएक्टिविटी है उससे भी ज्यादा केमिकली रिएक्ट 3D वाला है. ओके, फिर नोबल मेटल्स की बात की, तो नोबल मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स है जो केमिकली रिएक्ट करते ही नहीं है, मतलब बहुत कम करते हैं, वेरी वेरी वेरी, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर रीच करना पड़ेगा, ऐसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन बनानी पड़ेगी तब जाके वो रिएक्ट करेंगे. अभी ऐसा नहीं है कि वो लोग रिएक्ट ही नहीं करते, अरे रिएक्ट तो करेंगे. ओके, बट वैसा टेम्परेचर वैसा प्रेशर होगा तो रिएक्शन करेंगे. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो हमारी लिविंग कंडीशन है वर्ल्ड में कहीं पर भी जो लिविंग कंडीशन है उसमें वो लोग रिएक्ट करेंगे नहीं. ओके, वो कौन कौन से थे वो याद रख लेना. ओके, सो प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, ऑस्मियम, ये 5 नाम याद रखो. डन, ये नोबल मेटल्स थे हमारे. ओके, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? ये सारे नोबल मेटल्स की बात की. अब हम बात करें तो रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है स्कैंडियम से जिंक कर लेकर, तो सारे के सारे क्या है? रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं. रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे या कम होती जाएगी रिएक्टिविटी. ओके, इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन? कॉपर. कॉपर की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और ये रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता नहीं है. फिर हमने बात की थी इन्हीं लोग की, क्या? Ti+2 एंड वेनेडियम+2. तो ये लोग क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उनको एसिड में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. क्यों? कैसे? ऐसे. ओके, कि भाई हाइड्रोजन H+ है, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे. ये लोग दे देंगे ना Ti+2 एंड V+2, ये लोग दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये H+ ले लेगा और H2 गैस बना देगा. डन. ओके, तो वो हमने देखा. उसके बाद हमने इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की बात की. वो तो रिवीजन ही है पूरा का पूरा, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ ही है. पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला मतलब इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल M+2 में से M और दूसरा M+3 में से M+2, ये पूरी जो थियरी थी उसका रिवीजन ही है. ओके, सिर्फ एक सेंटेंस उल्टा बोल दिया है. क्या? कि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट और से स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाए तो जो एक सेंटेंस तो कॉमन सेंटेंस है वो क्या है? The sum of the first and second ionization enthalpy is increasing. If we go from left to right or say scandium to zinc, the sum of the first and second ionization enthalpy is increasing. Related to, ये increase हो रहा है, साथ साथ में दूसरा भी कुछ increase हो रहा है. दूसरा क्या increase हो रहा है? Reduction potential. So reduction potential value, okay, if we are moving from left to right, from zinc to scandium, from scandium to zinc, तो वो क्या होता जा रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और इन अदर वर्ड्स लेस नेगेटिव होती जा रही है. ये जो पढ़ा था वही पढ़ा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर M+, ये तो हमने देखा हुआ था वही है. यहाँ पे उल्टा क्या बोला है सिर्फ कि अगर M+2 में से M जाने के लिए स्कैंडियम से जिंक जाओगे तो उसकी वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो इसको उल्टा कर दो तो मतलब क्या? M में से M+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी स्कैंडियम से जिंक की तरफ. अरे मतलब वो क्या बोल रहे थे? M+2 में से M बनने का, M+2 में से M बनना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M बन जाएगा. तो वो रिडक्शन की बात कर रहे थे. अब मैं अगर हमारा नहीं हमने पढ़ा था रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है. तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीजिंग होता जाएगा. वही बोल रहे हैं वो. डन. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की बात की. क्या? M+3 मतलब M+2 में से M बनने की बात की तो वो बढ़ता जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल. और M+3 में से M+2 की भी बात की. M+3 में से M+2 की बात की तो वो हमने जो पढ़ा था वही है. ओके, वो जो हमने पढ़ा था पूरा का पूरा, वो मैंगनीज के लिए क्यों कम आ रहा है, जिंक के लिए क्यों कम आ रहा है, और से कोबाल्ट और निकन के लिए क्यों वापस बढ़ रहा था तो वापस कम क्यों हो गया. तो मैंगनीज और जिंक के लिए क्या था?
मैंगनीज और जिंक के लिए लास्ट ऑर्बिटल मतलब जो स्टेबल कंडीशन आ रही थी 3d5 आ जा रहा था और 3d10 आ जा रहा था मैंगनीज और जिंक के लिए। और कोबाल्ट और निकल के केस में क्या था, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो गए, ज्यादा स्टेबल हो गए मतलब रिडक्शन उनका वापस क्या, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया था, डाउन हो गया था। डन। और फिर हमने लास्ट में देखा कि Mn+3 एंड कोबाल्ट+3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेयर इज Ti+2 Vanadium+2 Cr+2 ये लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ये पूरी की पूरी थियरी हमने देखी। डन, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर ना?